Hello dear students, welcome to our next lecture on the topic of kinematics। बच्चे हम कर रहे हैं kinematics which is the study of motion और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो वेक्टर्स है। जो वेक्टर्स है बच्चे that is basically a mathematical tool to study the motion। तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम वेक्टर्स को अच्छी तरह से समझेंगे और वेक्टर्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं फिजिक्स की मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और नॉट इवन मोशन, vectors help to solve every kind of physics problems which involves vector quantities। किस तरह से वो हमारी हेल्प करते हैं वो हम इस लेक्चर में, इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि what are the vectors and how we have to represent various physical quantities and how we have to draw the vectors for various kinds of physical quantities। इसके साथ साथ हमने सीखा था कि what are the directions like how to find the northeast direction or the southwest direction etc। इसके साथ साथ हमने सीखा था कि भाई अगर हम एक वेक्टर है उस वेक्टर को दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो तरीका है कि भाई उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, जैसे कि 10 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है और मेकिंग 30 डिग्री विद सम डायरेक्शन जो ऑलरेडी पता है हमें, लेट अस सपोज एक्स एक्सिस। इस तरह से वेक्टर को हम मेंशन कर सकते हैं, वेक्टर को स्पेसिफाई कर सकते हैं मैथमेटिकली। और दूसरा तरीका होता है वेक्टर को मैथमेटिकली स्पेसिफाई करने का, वो कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हम एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये जो एफ एक्स होता है, एफ वाई होता है और एफ जेड होता है, दे आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ वेक्टर्स और द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन द वेरियस डायरेक्शंस। तो इसको बोला जाता है वेक्टर इन द कंपोनेंट फॉर्म। तो इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं। इसमें जो आई जे और के हैं, आई जे और के, वो बेसिकली डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास आई कैप होता है विच गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और वाई की तरफ हमारे पास जे कैप होता है और जेड की तरफ के कैप होता है। ये जो आई जे के हैं दे आर ओनली यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है कि भाई जिसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई होती है, स्पेसिफिक होती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, यूनिट होता है। और यहाँ पर ये जो सिंबल हम लगाते हैं आई कैप, दिस इज कॉल्ड कैप। ये जो सिंबल है बच्चे ये रिप्रेजेंट ही करता है कि ये बेसिकली डायरेक्शन को ही बता रहे हैं हम इस सिंबल से। हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलरेडी नॉन है कि भी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो अभी हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। उससे पहले मैंने आपको कुछ लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने छोड़ी थी आप लोगों को करने के लिए दी थी, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि हमें कुछ वेक्टर्स गिवन थे, फॉर एग्जांपल 7 आई कैप मीटर पर सेकेंड, दिस वाज द फर्स्ट केस। हमें इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना के देखना था कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बच्चे, एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ओरिजिन होता है और ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर आई कैप डायरेक्शन बताता है और 7 मैग्नीट्यूड बताता है। तो अगर आपने इस वेक्टर को ड्रॉ करना है तो आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। तो इसकी लेंथ को हम 7 मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ 7 है, और ये जो एरो हेड है ये एक्स एक्सिस की तरफ जैसे हमने ड्रॉ किया है, तो 7 आई कैप। जैसे ही आप यूनिट लिखेंगे यूनिट से स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये एक वेलोसिटी वेक्टर है। सिमिलरली एक और एग्जांपल थी हमारे पास जो गिवन थी प्रॉब्लम, दैट इज 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब इसका मतलब है कि बच्चे ये भी एक तरह की वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसके यूनिट्स हैं, और अगर जैसे मैंने मीटर दिए थे यूनिट्स तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब है कि ये किस तरह का डिस्प्लेसमेंट है जिसका एक हिस्सा एक्स एक्सिस की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड 2 है। वन कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 2 एंड अनदर कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 5। और यहाँ आई और जे आ रहा है, तो आई और जे का मतलब है कि ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में बनेगा। तो मैं यहीं पे बना रहा हूं, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पर लेट अस सपोज आपने मार्किंग्स लगा ली 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस साइड पर भी हम मार्किंग्स लगा लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे 4 एंड लेट अस सपोज यहाँ पे 5, ठीक है जी। चलिए इसको एक्सिस को कंटिन्यू कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें। चलिए तो अभी मुझे जो पॉइंट लगाना है एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है वो 2 है, मीन्स मैं पहले यहाँ पर आ जाऊंगा, और y एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है दैट इज प्लस 5 जे कैप। तो 2x की वैल्यू है और 5 जो है वो y की वैल्यू है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट
जैसे कि आप ग्राफ पेपर पे लगाते हैं, ऑलरेडी आपने ऐसी लोअर क्लासेस में ये चीज़ें करी होंगी, तो ग्राफ पेपर पे जैसे आप पॉइंट लगाते हैं उस तरीके से आपने ये पॉइंट लगा लेना है। तो ये जो पॉइंट है ये उस वेक्टर की टिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मुझे इस वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन से वेक्टर हमेशा स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, और जहां पर उसका एंड है वहां तक एक एरो बना दिया जाएगा। तो दिस इज दैट वेक्टर विच इज 2i कैप प्लस 5j कैप मीटर, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने दी थी आपको, उसमें है मेरे पास 3i कैप माइनस 4k कैप। अब यहां से अगर हम देखें, i कैप स्टैंड्स फॉर x एक्सिस एंड k कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, बट हियर इज माइनस साइन, तो इट इज xz प्लेन। नाउ दिस इज योर x एक्सिस, और z आपने जब बनाना है तो z वैसे इस तरह से बनता है, z y ऊपर की तरफ होता है, तो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, y भी यहाँ पे शो कर सकते हैं आप। लेकिन ये जो पॉइंट लगेगा बच्चे वो कहाँ लगेगा, x की तरफ हमारी वैल्यू 3 है, 1 2 3 1 2 3, ये x वाला पॉइंट आ गया मेरे पास यहाँ पर। और y की तरफ जो मेरी वैल्यू है, y की तरफ है ही नहीं है, y कंपोनेंट इज 0, इसमें i और k हैं, y कंपोनेंट 0 है, z कंपोनेंट है विच इज -4, तो ये पॉजिटिव z है, तो इसके ऑपोजिट इस तरफ हमारे पास नेगेटिव z एक्सिस होगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू -4 है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिस इज -4, ठीक है जी, दिस पॉइंट इज -4, ये वाला पॉइंट। तो अभी क्या कर दिया जाएगा, अभी यहाँ पर हम इसके पैरेलल, जहां तक इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और एक इसके पैरेलल z के पैरेलल, और एक हमने x एक्सिस के पैरेलल एक 2 लाइंस ड्रॉ करी हैं, जैसे यहाँ पे किया था। जैसे ये पॉइंट आपने लगा लिया था तो एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची हमने और एक y के पैरेलल। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस z प्लेन है, तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी x एक्सिस के पैरेलल और दूसरी लाइन z एक्सिस के पैरेलल, तो ये टिप आ गई। नाउ दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 3, -4, तो अगर ये 3, -4 है, तो यहाँ पर अगर आप वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो वेक्टर इस तरह से बनेगा। तो ये वेक्टर ड्रॉ किया हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो कौन सा प्लेन है, और अगर वेक्टर गिवन है तुम्हें तो आपको पता लगना चाहिए कि हमने उसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी बच्चे वो इस तरह से थी, उसमें हमें दिया गया था कि भाई एक वेक्टर है विच इज 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन इस तरह से थी एट 30 डिग्री विद x एक्सिस, ठीक है, विद x एक्सिस इन xy प्लेन। अब हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, इसको कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो बहुत आसान है, xy प्लेन को ड्रॉ करेंगे, दिस इज x, दिस इज y, और यहाँ पर ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि ये 5 न्यूटन है, ये इतनी लेंथ, और ये एंगल 30 डिग्री है विद x एक्सिस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर फेंकेंगे, इस तरफ आ जाएगा x कंपोनेंट, और वो x कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये 5 है आपका हाइपोटेन्यूज, ये वाली लेंथ, और आपको ये बेस निकालना है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, बेस आपने निकालना है, तो इट इज 5 cos 30, ठीक है जी, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स cos 30। और वैसे भी वेक्टर जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाता है उस डायरेक्शन के अलोंग उसका cos कंपोनेंट आता है, जैसे मैंने बताया था, और वेक्टर जिस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं बना रहा, मींस 90 माइनस, तो वहां पर हमारे पास साइन कंपोनेंट, मतलब इधर कोस आ गया तो इस तरफ आ जाएगा 5 sin 30। तो दीज आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। और अभी हमें क्या करना है, जस्ट इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो ये वाला जो वेक्टर है, इट इज f वेक्टर इज इक्वल टू 5 cos 30 i कैप, मींस 5 cos 30 i कैप प्लस 5 sin 30 j कैप। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, cos 30 is √3/2 एंड sin 30 is 1/2। तो इस तरह से हम वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। ये एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसमें 3D की भी एग्जांपल हम करते हैं, उसमें हम वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व करना भी सीखते हैं, तो वो हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आपको ये याद रखना है कि अगर आपको वेक्टर इस तरह से गिवन है तो आपने इसको कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करना है। चलिए, तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ये था कि भाई लेट अस सपोज यू हैव ए वेक्टर व्हिच इज
3i कैप माइनस 4k कैप। हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसकी डायरेक्शन बताने का मतलब होता है कि हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अभी यूनिट वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। लेट अस सपोज आपको ये वेक्टर गिवन होता 7i कैप। सिंपली 7i कैप का मतलब है कि भाई इस वेक्टर का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है और वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि i कैप यहाँ पर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसकी डायरेक्शन पूछी जाए तो आप सिंपली आंसर कर दोगे इस डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस इज आंसर। बट इस केस में ये एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, ये इस केस में हमारे पास एक्स जेड प्लेन में है, जैसे कि अभी हमने ड्रॉ किया था। तो अभी इसकी डायरेक्शन अगर आपको मैथमेटिकली बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट अस डिफाइन यूनिट वेक्टर। तो यहां से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होता है, विच इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो इट इज ए वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? यूनिटी। एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन होती है इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन। और हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, अगर आपने किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड किया है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर गिव्स इट्स डायरेक्शन। तो सिंपली उसकी डायरेक्शन बता देता है वो हमें। ठीक है जी, कैसे इसको डिनोट किया जाता है? तो लेट अस सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इस तरह से आपको गिवन है। तो अगर वेक्टर इस तरह से गिवन है तो इस नोटेशन का मतलब है कि इसके एक्सप्रेशन में दोनों चीजें होंगी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है जी, इसमें दोनों चीजें होने वाली हैं, मैग्नीट्यूड भी होने वाला है, डायरेक्शन भी होने वाली है। लेकिन अगर आपने यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो यूनिट वेक्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर इस को कैप बोला जाता है। दिस इज कैप, दिस इज कॉल्ड ए कैप। तो ए कैप की डेफिनेशन क्या है? देखिए, इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर हम इस वेक्टर को, इस ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मींस ए से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं? तो बहुत सिंपल एग्जांपल से हम इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन में लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट 3 है और वाई कंपोनेंट 4 है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट लग जाएगा। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो अभी हमें इस वेक्टर को अगर लिखना है, लेट अस सपोज ये वो ए वेक्टर है, अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। कंपोनेंट फॉर्म में आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है कि आपने ये लेंथ फाइंड करनी है, आपने O से लेके B तक की लेंथ फाइंड करनी है। अब अगर इस लेंथ को फाइंड करना चाहते हैं तो पाइथागोरस लगा देंगे। सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड 4 है और यहां से लेके यहां तक साइड 3 है। तो इसको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो योर रिजल्ट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, इस एग्जांपल से हमें ऐसे पता चल रहा है। अगर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स हैं तो 2 कंपोनेंट्स के लिए लिख सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स है तो तीसरे के लिए। तो अगर सिंपल से अगर आप एग्जांपल लिखें, अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें कि लेट अस सपोज हमारे पास एक ए वेक्टर है विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसमें तीनों कंपोनेंट्स हैं। अभी 3D वाला एक वेक्टर है, इसको अभी ड्रॉ भी करेंगे। तो हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स हैं एक वेक्टर में। तो अगर आप उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज इसमें से एक कंपोनेंट 0 है, मान लेते हैं जेड कंपोनेंट नहीं है, तो उसका मतलब है वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा। मान लेते हैं वाई कंपोनेंट 0 है, तो उसका मतलब है वेक्टर एक्स जेड प्लेन में होगा। तो जो कंपोनेंट 0 है वो वहां पे नीचे नहीं आएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास ए कैप का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मीन्स जो वेक्टर आपको गिवन है, जस्ट आपने उसको उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। सिंपल, ठीक है। तो इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मुझे इस केस में लिखना है कि भाई ए कैप क्या है, जो अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, तो इट इज वेक्टर विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे अभी हमने निकाला है, दिस इज 9 + 16 इट इज 25 इज 5। तो ये इसकी लेंथ है 5, तो इट इज डिवाइड बाय 5। तो दिस इज यूनिट वेक्टर। अगर आप इस वेक्टर को देखेंगे तो इस वेक्टर से सिर्फ हमें डायरेक्शन पता चल रही है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। हमने एक वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसका ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिटी होगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक वेक्टर है विच इज 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर? व्हाट इज डायरेक्शन, ये पूछ ली जाए, या आपको पूछ लिया जाए फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, एक ही बात है। ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, यूनिट वेक्टर फाइंड करें, और व्हाट इज डायरेक्शन वो सिंपल लैंग्वेज है। तो यूनिट वेक्टर तो आपको देखने से पता चल रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर जो है वो जे कैप है, क्योंकि ये एक पूरा वेक्टर है। इट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू 20 जे कैप, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा सिंपली 20। जैसे अभी हमने किया था, 20 का स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेंगे तो 20 तो आ जाएगा। तो 20 इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर अभी आप ए कैप लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? 20 जे कैप डिवाइड बाय 20, 20 कैंसिल, तो जे कैप। तो वो तो सिंपली देख के भी पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन जे कैप है। तो अगर हमारे पास वेक्टर एक्स वाई या जेड के अलोंग है सिर्फ, तो फिर तो देख के पता चल जाता है कि ये इसका यूनिट वेक्टर है। लेकिन अगर हमारे पास एक प्लेन वाला वेक्टर है या 3D वाला वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पर है इस एग्जांपल में, तो उस केस में पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और फिर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, देन यू विल गेट यूनिट वेक्टर। चलिए अभी हम करने वाले हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स, और हम वेक्टर्स को क्यों यूज करते हैं ये भी इसमें समझेंगे हम। देखिए, लेट अस सपोज 3D में स्पेस में इमेजिन करिए कि एक बर्ड जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में इस तरह से फ्लाई कर रहा है। तो अगर ये इसका पाथ है, इस बर्ड का जो उसने पाथ फॉलो किया है, तो क्या होगा बच्चे, अगर आप किसी भी पॉइंट पर उस बर्ड की पोजीशन बताना चाहते हैं या अगर आप वेलोसिटी बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे? जैसे कि आपने 9th क्लास में मोशन का चैप्टर स्टडी किया हुआ है, उस केस में आपने सिंपली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। उस केस में क्या होता था कि एक कार होती थी, वो जो कार है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चलती थी, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स रहती थी। या आपने फ्री फॉल की एग्जांपल करी हुई है, तो फ्री फॉल की एग्जांपल में एक बॉल होती थी और वो बॉल नीचे सिंपली एक ही डायरेक्शन में डाउनवर्ड आती थी, या आप उस बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते थे तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती थी। तो दैट वाज ए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बट अभी जब हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे विच इज ऑल्सो मोशन, तो उसमें हम 2 डायमेंशनल मोशन भी स्टडी करेंगे और 3D मोशन भी स्टडी करेंगे। जैसे कि इस बर्ड की एग्जांपल ले तो ये 3D मोशन है। तो 3D मोशन में अगर आपने इस बर्ड की पोजीशन को बताना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पर, क्योंकि ये उड़ रहा है, इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। एक ट्री यहाँ पे इमेजिन कर लो, आप यहाँ बैठा था, और एक ट्री आप यहाँ पे इमेजिन कर लो उड़ के वहां चला गया, तो ये इसका मोशन है, ठीक है, ये इसका पाथ है। तो अगर आप उसकी पोजीशन बताना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे कि वो बर्ड कहाँ पर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो जैसे मैंने बर्ड की एग्जांपल ली है, ये हर किसी केस में चलेगा, 1D में भी होगा, 2D में भी होगा, 3D में भी होगा। तो उस पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाता है वो भी समझेंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन बताना चाहते हैं, आप फाइंड करना चाहते हैं कि इस बर्ड की डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ, किस डायरेक्शन में थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर थी, जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है उधर ही बर्ड की वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन देती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। वो जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट गिव्स यू द डायरेक्शन। अब ये जो टेंजेंट है ये 3D में ड्रॉ होगा। इमेजिन करिए 3D में एक वेक्टर ड्रॉ करना अभी हमने, तो वो किस तरह का होगा, यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये ओरिजिन है, लेट अस सपोज, और ये इस तरह से यहाँ से ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर ओरिजिन है, जेड एक्सिस ब्लैक बोर्ड से बाहर आ रहा है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, वाई ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन में ही है और एक्स भी ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन में भी है, स्क्रीन में ही है। जेड को इमेजिन करिए कि वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि भाई इस तरफ ये हमने एक वेक्टर बना दिया, तो इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे क्योंकि ये 3D में ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो वो 3D वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब है अगर ये 3D वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर हम उस तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग डायरेक्शन में ले लें, एक ले लें एक्स कंपोनेंट अलग से
और एक ले ले y कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर फेंक के, और ऐसे ही एक परपेंडिकुलर z पे फेंका जाए ऐसे, और एक ले ले z कंपोनेंट। तो एक x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आ गई, एक y के अलोंग आ जाएगी और एक z के अलोंग आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम तीन अलग अलग मोशन को सॉल्व करते हैं और वापस कंबाइन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो इस तरह से 3D मोशन और 2D मोशन को स्टडी करने में वेक्टर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे जैसे हम काइनेमैटिक्स में बढ़ते चले जाएंगे, आगे आगे चलते चले जाएंगे, आपको इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगी कि हम वेक्टर्स को स्टडी क्यों करते हैं। अभी के लिए हम पोजीशन वेक्टर की बात करने वाले हैं। देखिए बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है ना, वो रिलेटिव होती है, किसी नॉन पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू होती है वो। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि इस टाइम जो आपके सामने लेट अस सपोज एक कॉपी पड़ी हुई है, वो कॉपी कहाँ पर पड़ी हुई है, देन यू विल से सर ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो आप टेबल के विद रिस्पेक्ट टू उसकी पोजीशन बता रहे हैं। इसी तरीके से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं तो हम पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसकी पोजीशन हमें पहले से पता होती है वो इमेजिन करते हैं। तो इस तरह से हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं ऐसे, उसके तीन एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, और हम पहले से बता देते हैं कि इसका ओरिजिन हमें पता है, दिस इज नॉन। और अभी हमें पोजीशन वेक्टर बताना है कि वो क्या है। लेट अस सपोज यहाँ पर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट की पोजीशन हमें बतानी है। तो अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट्स आप समझते हैं ना, तो ये तो आपने लोअर क्लासेस में मैथमेटिक्स में किया होगा। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर फेंके तो एक्स एक्सिस की तरफ वो कितनी दूर है, उसका डिस्टेंस कितना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर y की तरफ हम इस तरह से परपेंडिकुलर फेंके तो y की तरफ पॉइंट जो है वो कितना दूर है y से, और अगर हम सिमिलरली z की तरफ इस तरह से परपेंडिकुलर फेंके तो वो z से कितना दूर है। ठीक है, तो ये होते हैं x y z कोऑर्डिनेट्स। और अगर अभी पोजीशन वेक्टर बताएं कि वो क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन से डायरेक्टली उस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से। तो वो जो वेक्टर होता है हमारे पास r वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो जो पोजीशन वेक्टर है इट गिव्स position of a particle with respect to origin. With respect to origin is very important क्योंकि origin हमें पहले से पता होता है। और बच्चे जो x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका एक और नाम है फिजिक्स में, हम ये बहुत ज्यादा टर्म यूज करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, नाम से पता चल रहा है कि रेफरेंस जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम रेफर कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पॉइंट है। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू जो वेक्टर हमें पोजीशन बताए, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब दो तरीके से ये पोजीशन बता सकता है हमें। एक तो ये मुझे बता सकता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अगर 3D में मैग्नीट्यूड फॉर्म में बताएंगे तो 3 एंगल बताने पड़ेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है बच्चे वो आई कैप वाली होती है ना, आई कैप। वाई कंपोनेंट जो भी वाई की वैल्यू है उसकी डायरेक्शन जे कैप की तरफ, जेड कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन के कैप की तरफ। लेट अस सपोज ये कोऑर्डिनेट्स थे 2, 3, 5, ये कोऑर्डिनेट्स थे उस पॉइंट के। मींस वो जो पार्टिकल था वो एक्स एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पे था, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये 2 मीटर की दूरी पे था एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस से वो 3 मीटर की दूरी पे था, तो दिस इज योर 3 मीटर फ्रॉम वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस से वो 5 मीटर की दूरी पे है। तो अगर इस तरह से है तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। अगर ये उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, इट इज 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो इस तरह से वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है। जस्ट यू नीड टू नो द कोऑर्डिनेट्स। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पहले 2-3 पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये वैसे तो आपको ये क्लियर हो चुका है ये चीज, लेकिन फिर भी लेट अस सपोज ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और लेट अस सपोज हियर इज अ पॉइंट विच इज 2, 4। तो अभी मुझे पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है इसको, दिस इज r1 वेक्टर। तो जो r1 वेक्टर है इस केस में वो बनेगा 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है बच्चे, यहाँ अभी आई कैप नहीं मैंने लिखा, वो इसलिए क्योंकि ये y एक्सिस था और ये z एक्सिस था। y की तरफ हमारे पास j कैप होता है और z की तरफ हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं दैट इज k कैप। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है। लेट अस सपोज हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है, डायरेक्टली अगर आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। लेट अस सपोज आपको बोला गया है कि भाई एक पार्टिकल है जो a पॉइंट पे पड़ा है 3 - 4 पे, तो राइट इट्स पोजीशन वेक्टर। तो यू विल राइट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k
k कैप। और अगर ये हमारे पास पॉइंट होता 3,0,-4 तो अंडरस्टूड है कि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो उस केस में जो हमारे पास r वेक्टर आता b पार्टिकल का वो क्या आता 3i कैप, जो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ये 0 है तो 0j कैप लिखना है तो लिख लो -4k कैप, लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन में हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया इस बी पार्टिकल का। तो सिंपली अगर आपको किसी भी पार्टिकल के किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स पता है देन यू कैन राइट द पोजीशन वेक्टर। अगर आपने पोजीशन वेक्टर लिख लिया तो आप उस पार्टिकल की डायरेक्शन बता सकते हैं बाय आर कैप, और आप उसका डिस्टेंस बता सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा पार्टिकल का, इसका मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन है, या सिंपली हम आर भी लिख देते हैं। तो अगर अभी इसका अभी मैग्नीट्यूड निकालना है जैसे कि अभी हमने किया था √3 का स्क्वायर, ये -4 ब्रैकेट में आएगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है -4 कोऑर्डिनेट बनता है ना, तो -4 ब्रैकेट में आएगा, स्क्वायर बाहर आएगा 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9 + 16 + 16, इसको सॉल्व कर लें एंड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड मींस द डिस्टेंस। इट गिव्स यू द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, दूरी, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, कि वो कितनी दूरी पर है ओरिजिन से डायरेक्टली, वो आपको उसके मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब लेट अस सपोज वो पार्टिकल जो था वो डिस्प्लेस हो रहा है, इट इज मूविंग, एंड नाउ वी विल डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चे क्या होता है, इट इज ऑलवेज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब हम मोशन पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से करने हैं उस टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो क्या होता है, लेट अस सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल था P1, उसकी पोजीशन थी और उसके कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1, z1, ठीक है जी। और अगर ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा विच इज r1 वेक्टर। लेट अस सपोज ये पार्टिकल यहाँ से मूव किया, कोई इंसेक्ट है लेट अस सपोज, इस तरह से इसने फ्लाई ऑफ किया और ये यहाँ आ गया, अभी ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर आ गया इस तरह से उड़ के, तो अभी मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, दिस इज फाइनल पोजीशन। तो ये बन गया r2 वेक्टर, ठीक है, r2 वेक्टर। लेट अस सपोज दिस इज फाइनल पोजीशन P2। तो P2 पे उसकी जो पोजीशन है, लेट अस सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होते हैं जनरली। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमें बताता है कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखिए रेड कलर में यहां से स्टार्ट हुआ था, दिस वाज स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे वो स्टॉप हो गया था, दिस इज स्टॉपिंग पॉइंट। तो स्टार्ट से स्टॉप की तरफ आपने इस तरह से वेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये जो वेक्टर है इसकी डिस्टेंस, इसके जो कितना डिस्प्लेस हुआ इसकी लेंथ से पता चलेगा, और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ वो इसके यूनिट वेक्टर से पता चलेगा। तो अगर हम इस एस वेक्टर को लिखना चाहते हैं तो वो आएगा r2 - r1, r2 इज x2y कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस ब्रैकेट में x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन है। तो दो वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमेशा सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटीज ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो फोर्स में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर हम दो वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चे दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, वो हम पढ़ेंगे जब काइनेमैटिक्स करेंगे। अगर हम एक फोर्स में से दूसरी फोर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिजिकली उसका मतलब है कि यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ था, उसको एक बंदा इस तरफ खींच रहा है विद फोर्स F1 जो थोड़ी बड़ी है, दूसरा बंदा इस तरफ खींच रहा है विद फोर्स F2 जो थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो ये दो बंदे भी बना लेते हैं, ठीक है, चलो लग तो बंदे ही रहे। तो ये जो है F2 फोर्स है, ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, नेट फोर्स किधर लगेगी, नेट फोर्स लगेगी जिधर बड़ी फोर्स है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, दोनों इसको खींच रहे हैं
वो टग ऑफ वॉर आपने देखी होगी एग्जांपल। तो इसमें अगर हम दो फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चे हमें यहाँ पर नेट फोर्स मिल जाती है। तो फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करना डिफिकल्ट नहीं है, जिस तरह से हम इन दोनों पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, उसी तरह से दो फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करके वी कैन फाइंड द नेट फोर्स। तो वो अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी हमने समझ लिया। चलिए, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन इस पे आ सकता है इन डेफिनेशंस पे, तो फटाफट डिफाइन करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। चलिए, तो सबसे पहले है हमारे पास वेक्टर की दो कैटेगरीज होती हैं, टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर की सारी एग्जांपल्स अभी हमने की हैं, और दूसरे होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के चैप्टर में। रोटेशनल मोशन जब हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 6 फ्रॉम योर बुक। एक्सियल वेक्टर्स होते हैं बच्चे दैट गिव्स रोटेशनल इफेक्ट्स। अगर कोई चीज घूम रही है, कोई ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट करती चली जा रही है ऐसे, तो इसके साथ रिलेटेड बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि टॉर्क है, हम उसको स्टडी करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं दे आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स हमेशा रोटेटिंग इफेक्ट देते हैं, बस इस चीज को याद रखना है। जो पोलर वेक्टर्स हैं, पोलर वेक्टर्स ट्रांसलेशनल मोशन में यूज होते हैं। इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्ट होता है पोलर वेक्टर्स का, और एक एंड होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। सिंपली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर वेक्टर्स। और पोलर वेक्टर्स कौन से मोशन में स्टडी करते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल का मतलब है मोशन along a straight line, motion in a plane, motion in 3D, but there is no rotational motion. Body is not rotating, it is just moving in plane. plane में मूव कर सकती है, मतलब जैसे ग्राउंड पर बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड पे, तो वो भी ट्रांसलेशनल मोशन है। एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो भी ट्रांसलेशनल मोशन है। और अगर कोई इंसेक्ट हवा में उड़ रहा है तो वो भी एक तरह का ट्रांसलेशनल मोशन है। वो घूम नहीं रहा जब तक, तब तक ट्रांसलेशनल मोशन है। तो जितने भी ये वेक्टर्स हैं वो सारे ट्रांसलेशनल मोशन में हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद है हमारे पास कुछ सिंपल टर्म्स लाइक व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स नाम से पता चल रहा है कोई भी दो वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर तब होगा व्हेन बोथ हैव सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। जैसे कि एक वेक्टर ये मैंने ड्रॉ कर दिया ए वेक्टर, तो बी वेक्टर भी सेम होगा, सेम लेंथ, सेम डायरेक्शन। और जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं ऑल हैव सेम यूनिट वेक्टर, तो दे हैव सेम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, तो इनका जो यूनिट वेक्टर होता है सबका सेम होता है। थर्ड टर्म है नेगेटिव वेक्टर। लेट अस सपोज आपके पास एक ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, अभी आप बी वेक्टर निकालना चाहते हैं जो -a के बराबर हो, तो माइनस यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, इसका मतलब है कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। बी वेक्टर की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट टू ए है, बट सेम मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल भी करते हैं। जैसे यहां पर ए वेक्टर इस तरफ है और बी हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है, वो है वेलोसिटी। एक कार है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है। और अभी हमने क्या किया, जितना इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही हमने इस डायरेक्शन में, उतनी ही वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में एक और कार जो है, उतनी ही वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में एक और कार जो है वो चल रही है। ये v1 वेलोसिटी है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में चल रही है, ये v2 वेलोसिटी है।
तो अगर अभी आपको बोला जाए v1 और v2 में क्या रिलेशन है, तो आप लिखेंगे v1 इज इक्वल टू माइनस v2। इसका मतलब है कि एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर है। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर्स एक ही तरह के हों, ये जरूरी नहीं है। नेगेटिव रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, मींस ए की डायरेक्शन बी के ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, बट यहां पर नेचर डिफरेंट हो सकता है। मींस अगर मैं इसी कार पर 10 न्यूटन की फोर्स लगा देता इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर जो उनमें रिलेशन निकलती, वो हम रिलेशन में ये बता, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो हम लिख सकते थे कि फोर्स की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सिर्फ डायरेक्शंस के लिए। वैसे नहीं, फिजिकली दोनों एक बराबर नहीं है एक दूसरे के, बट अगर डायरेक्शंस के बारे में रिलेशन बतानी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर कैप के सिंबल्स यूज किए हैं। तो ये नेगेटिव वेक्टर होता है। इसके अलावा है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, को मतलब सेम। तो अगर एक ही पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। If their starting point is same, they are called co-initial vector. For example, ये ब्लॉक है मास m, यहाँ पर एक फोर्स, एक यहाँ इस तरफ हमने रॉप बांध दी और एक रॉप इधर बांध दी हमने और एक रस्सी इस तरफ बांध दी। तो एक बंदा यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, दूसरा बंदा इस डायरेक्शन में खींच रहा है और तीसरा इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये तीनों फोर्सेस F1, F2, F3 दे विल बी को इनिशियल फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, हाँ जी बच्चे, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब इन द सेम प्लेन। अगर मैं स्क्रीन पर 50 वेक्टर भी ड्रॉ कर दूं या 500 वेक्टर ड्रॉ कर दूं या 5000 ड्रॉ कर दूं, सिर्फ स्क्रीन पर ड्रॉ करने हैं, तो वो सारे कोप्लेनर होंगे क्योंकि वो सब के सब एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करूं जो हमारे पास इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, ये भी एक नोटेशन है डायरेक्शन बताने के लिए। आउटवर्ड मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ, और अगर हम क्रॉस लगा दें, क्रॉस मतलब इनवर्ड। दीज आर द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस। तो क्रॉस मतलब स्क्रीन के अंदर, वो कोप्लेनर नहीं होगा इन सब के साथ। डॉट मतलब बाहर की तरफ, वो कोप्लेनर नहीं होगा इन सब के साथ। तो कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जो सारे के सारे एक ही प्लेन में हो, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर बच्चे, लोकलाइज्ड वेक्टर जो होता है जिसका इनिशियल पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, इसका एक और नाम है फिक्स्ड वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम रहे तो दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वो हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है, जैसे अभी हमने बात करी थी। और यहाँ पर एक इंसेक्ट है, वो तो ऐसे उड़ रहा है। जब भी आप इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, अगर इस पॉइंट पे बनाएंगे तो वो यहीं से स्टार्ट होगा, इसी पॉइंट से। इसका यहाँ पर पोजीशन बतानी है तो इस पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। यहाँ पोजीशन बतानी है तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन वेक्टर का हमेशा फिक्स रहता है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रहे उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। तो यहां पे लिख लेते हैं फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट डेफिनेशन इज नॉन लोकलाइज्ड। तो वो इसके ऑपोजिट जो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे, अगर ये कार है हमारे पास एक और ये इस डायरेक्शन में चल रही है, तो जैसे जैसे कार आगे चलती चली जाएगी वैसे वैसे इसका वेलोसिटी वेक्टर भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता चला जाएगा। जो हमारे पास नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं उनको हम प्लेन में कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और अगर ये नॉन लोकलाइज्ड है तो आप इसके पैरेलल इसको कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेंथ सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, ड्रॉ आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो दे आर नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। जब हम वेक्टर एडिशन सीखेंगे तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि लोकलाइज्ड वेक्टर जो है उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है और नॉन लोकलाइज्ड का रिजल्टेंट कैसे निकालना है। एंड द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज नल वेक्टर। नल वेक्टर जो है इट इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट कि वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, 0 मैग्नीट्यूड,
तो अगर मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया तो फिर वेक्टर कैसे रहा? है वेक्टर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 0 है। और अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो फिर डायरेक्शन क्या होगी? पता नहीं डायरेक्शन क्या होगी। देन वी राइट एंड हैविंग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो दैट वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज हमारे पास एक कार है और वो कार जो है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पे है, यहां पर है। तो अगर आपको पूछा जाए जी इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना है, स्टेशनरी है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो नल वेक्टर होगा। है तो वेक्टर क्वांटिटी ना वेलोसिटी, बट मैग्नीट्यूड 0 है, तो इन सच सिचुएशंस वी डिफाइन नल वेक्टर। नल वेक्टर को आप किसी भी वेक्टर में ऐड कर दो, हमारे पास सेम वेक्टर आ जाएगा। 0 है बेसिकली, आप इसको किसी भी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी हमारे पास सेम वेक्टर आ जाएगा। तो दीज आर द सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर्स। ये सारी की सारी टर्म्स आपने जस्ट एक बार गो थ्रू होना है, इनको मेमोराइज नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा डिफाइन दिस डिफाइन दैट। जस्ट आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि लोकलाइज वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं। हाँ ये जरूरी है, पोजीशन वेक्टर को बनाना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करना, ये वाली रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। और ऐसे ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को लिखना किस एक्सप्रेशन से है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं शेडिंग कर रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, वो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, इसको याद करना है। और वेक्टर लिखा कैसे जाता है कोऑर्डिनेट से, वो आपको पता होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए। हाँ जी, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कर लेंगे, सिंपल सी है, ये अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कि हमें क्या बताता है। और इसके साथ साथ ये कुछ एग्जांपल्स ही। तो अभी ये जो फर्स्ट दोनों लेक्चर्स हैं उसमें मैं बेसिकली आपको वेक्टर्स का जो क्रक्स है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेक्टर्स ड्रॉ कैसे करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और आप उसको विजुअलाइज कर पाओ। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम वेक्टर्स के साथ अलजेब्रा करना स्टार्ट करेंगे। मींस अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं तो हम उनको ऐड कैसे करें, हम उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें, क्या फॉर्मूले होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे होता है मल्टीप्लाई। डायरेक्शंस के साथ चीज़ों को अभी हैंडल करना हमें। अगर आप स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट इज वेरी सिंपल, लेकिन अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों की अपनी कुछ डायरेक्शन है तो तब वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और वो मल्टीप्लिकेशन फिजिकली हमें क्या बताती है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर्स को ध्यान से सुने, इस लेक्चर को, ये जो नोट्स हैं इसके साथ साथ लिख लिया करें कॉपी में, वीडियो को पॉज करके, और वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।